हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। दोस्तों, जो आज का हमारा सीरीज है ये पूरा, इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पे बना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूटिलिटी आएगी वो होगा ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन को मजबूत करना। ठीक है, स्टेट्स को रैंकिंग देगा और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से इसमें पैरामीटर्स हम देखेंगे। चलिए, मैं हूं डी प्रकाश एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी रायपुर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईसी बैंगलोर इन सिविल इंजीनियरिंग। टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं @dprakash03, as well as you can also join our channel @prepsiksha_success for latest updates and notification. Even you can also find questions as well as these kind of PPTs over there. ठीक है, you can also contact me on d.prakash@prepsiksha.com. दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहला जो है आज का हमारा सवाल है ना, प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हम शुरुआत में देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020. It has been released by Office of Controller General of Patents, Design and Trademarks. ध्यान रखना, Office of Controller General of Patents, Design and Trademarks. दोस्तों, ये जो ऑफिस है, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, तो ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर आता है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट यूजेस ओनली परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फॉर गिविंग रैंक टू स्टेट्स। तीसरा स्टेटमेंट है, इनोवेशन स्कोर शोज अ पॉजिटिव कोरिलेशन विथ जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा जीडीपी क्या है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया आपका कि सर्टेन बाउंड्री के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपका नेशन है उसकी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसके अंदर कुछ भी प्रोड्यूस होगा, चाहे कोई भी प्रोड्यूस करो, डजेंट मैटर, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल बी योर जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में भी आप देखिए, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, एट द मार्केट रेट कर सकते हो या फिर फैक्टर रेट कर सकते हो। ग्रॉस का मतलब बेसिकली होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, तो इसी तरह से हम स्टेट का भी जीडीपी निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे नॉट करेक्ट है। क्या है? नॉट करेक्ट। ठीक है, तो कभी भी आपके सामने सवाल आता है तो सबसे पहले नॉट करेक्ट जहां भी लिखा हो तुरंत उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे वो नॉट को मिस कर जाते हैं और एट द एंड उनका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती हमें नहीं दोहरानी है और इसका सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी जहां भी आपको नॉट दिखे, कोई ऐसा अलग सा वर्ड दिखे, तुरंत अंडरलाइन कर लो। ठीक है, चलिए, ऑप्शन बहुत स्टैंडर्ड है, दैट इज A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 एंड D ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना इसमें से कौन सा गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हो, कॉमन सेंस लगाओगे तो ये सवाल निकल जाएगा, भले ना पता हो तब भी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको और भी कई सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, चलो, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो नीति आयोग हैज रिलीज्ड द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, सेकंड एडिशन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से किसने रिलीज किया है दोस्तों? नीति आयोग ने। ध्यान रखना, नीति आयोग। ठीक है, इट शुडेंट कम टू योर माइंड कि भाई ये तो पेटेंट से रिलेटेड बात है, तो फिर आपका या इनोवेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात है तो कोई मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी। ठीक है, यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बोला है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में सेट किया है ये चीज। ठीक है, अब इंडेक्स की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान रखो, तो पहला इंडेक्स था वो आपका 2019 में आया है। ठीक है, जो पहला इंडेक्स था 2019 में आया है और अभी 2020 का आया है। ठीक है, तो हर साल ये इंडेक्स निकालने की बात चल रही है। सिंपल सी चीज है, इंडेक्स इंटेंड्स टू अकॉम्प्लिश फॉलोइंग 3 फंक्शन। कौन कौन से 3 फंक्शन होंगे दोस्तों? पहला, सारे स्टेट्स और यूटीज को एक इंडेक्स स्कोर के बेसिस पे रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, रैंक ऑल स्टेट्स एंड यूटीज बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स स्कोर। The second function will be to identify opportunities and challenges. ठीक है, कि हमारे इनोवेशन जो कल्चर है उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि देखो, चाइना भी एक टाइम पे डेफिनेटली हम लोगों से 20 या 30 साल पहले अपने यहाँ ओपन डोर पॉलिसी लाया। आज की डेट में चाइना एंड यूएस में कितने सारे पेटेंट आते हैं और हम उसका 1/3 भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो डेफिनेट सी बात है, जबकि हमारे यहाँ पेपर्स, जो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छपते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्या है ऐसा रीजन, है ना।
तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा असिस्ट इन मॉडिफाइंग गवर्नमेंटल पॉलिसीज टू फोस्टर इनोवेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि हम इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। गवर्नमेंट बहुत तरीके से इनोवेशन प्रमोट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो अटल टिंकरिंग लैब्स है ना, जहां बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है छोटे छोटे, ठीक है। आपका यूविका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कि क्या कहते हैं, आपका प्रमोशन करते हैं इनोवेशन के लिए। इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट ने जगह जगह पे खोल रखे हैं। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आज की डेट में अपना अपना इंक्यूबेशन सेंटर चला रही हैं। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं ये मैं जरूर बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट आपको, ठीक है। इंडेक्स मेजर्स इनोवेशन इनपुट्स थ्रू इनेबलर्स एंड इनोवेशन आउटपुट एज परफॉर्मेंस। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो इंडेक्स है इसमें दो की हैं, ठीक है। पहला तो इनेबलर है। इनेबलर क्या होगा भाई, किसी भी चीज़ का जेन्युइन सी बात है। अगर मैं जैसे यहाँ पे आपके सामने खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ तो व्हाट इज इनेबलिंग मी, ठीक है, व्हाट इज इनेबलिंग मी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस माइक्रोफोन, दिस वैकॉम टैब इज देयर, ठीक है। मेरे सामने जस्ट एक टीवी स्क्रीन या वीडियो कैमरा जो लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ क्या है, इनेबलर हैं, ठीक है। तो इनेबलर क्या होते हैं, बेसिकली आपको इनपुट देते हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या निकलता है, आप तक ये जो कंटेंट पहुंच पा रहा है ना। तो ये जो इंडेक्स है ये दोनों ही चीजें, इनोवेशन के इनेबलर्स को भी काउंट करता है और साथ साथ आउटपुट को भी काउंट करता है। तो ध्यान रखना, इनेबलर एंड परफॉर्मेंस। ऑब्वियस ही बात है, परफॉर्मेंस क्या होगा कि भाई मेरा वीडियो कितना आपको अच्छा लग रहा है, राइट। इसीलिए मैं लास्ट में बोलता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। चलिए अब देखो इनेबलर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से। बहुत जेन्युइन है दोस्तों, कॉमन सेंस से सोचना, कोई जरूरी नहीं एकदम आप ऐसे रट्टा मार के एग्जाम में जाओगे, ठीक है। सबसे पहला कौन होगा भाई, इनोवेशन कुछ भी करेगा तो कौन करेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में एआई इतना एडवांस तो नहीं हो गया कि सारी चीजें खुद से कर देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा ह्यूमन कैपिटल। जब ह्यूमन कैपिटल की बात आती है तो उसके जस्ट बाद क्या आता है, पैसा। कितना पैसा आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट। द थर्ड वन इज नॉलेज वर्कर। नॉलेज वर्कर मतलब क्या होते हैं, ऐसे पर्सन जिनका स्किल आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, गोल्डन कॉलर जॉब हो गया, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है भाई। आप खुद देखिए जो रेयर डिजीजेस जो है, ऑर्फन डिजीजेस जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्फन डिजीजेस, ठीक है। तो ऑर्फन डिजीजेस के बारे में हमने क्या बताया था, हमने डिस्कस किया था। तो इनके ड्रग्स क्यों नहीं अवेलेबल है, दवाइयाँ क्यों नहीं अवेलेबल हैं, रीजन इज कि इनका मार्केट नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंपनीज को दिखाना पड़ेगा भाई आप आर&डी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा, है ना। और ये चीज़ बहुत हद तक यूएस कर पाया और हम नहीं कर पाया आज भी। हम आज भी हमारा जब मैक्सिमम आर&डी वर्क होता है वो यूएस या चाइना को बाहर इंपोर्ट करवाते हैं। एकेडमिया इंडस्ट्रियल इंटरलिंकेज है ही नहीं, कुछ भी बहुत कम है, मतलब ऐसा बात नहीं कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक आज की डेट में IIT मद्रास बहुत सारे स्टार्टअप्स को जन्म दे चुका है, ठीक है। इस तरह से बाकी IITs ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम कुछ भी काम नहीं हो रहा है, वी आर प्रोग्रेसिंग, बट हाउ वी कैन एक्सेलरेट इट, बिकॉज ब्यूरोक्रेट के तौर पे हमारा थिंकिंग यही होता है कि हम किस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, तेज़ी से कैसे लेके जा सकते हैं, इस प्रोसेस को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा कि इनेबलर कौन से हैं और साथ साथ परफॉर्मेंस पैरामीटर किन चीज़ों पर चेक करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये तो बिल्कुल जायज़ है। फॉर एग्जांपल आप देखिए एक बहुत बड़ा किस्सा है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, है ना। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इसका मतलब क्या है कि जैसे वोडाफोन के केस में हुआ था, कैन इंडिया के केस में हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आज आपने ये डील कर ली, ठीक है, इस समय कोई लॉ नहीं था, है ना। मान लो 2006 में कोई डील हुई, उस समय उस डील पे कोई टैक्स लगाने का लॉ नहीं था। बट मैं 2012 में क्या कहूँगा कि नहीं भाई आपने 2006 में वो डील की थी और आज से मैं जो लॉ पास कर रहा हूँ, आज जो मैं लॉ पास कर रहा हूँ इसको पीछे से 2006 से इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। इसको कब से इम्प्लीमेंट करूँगा, 2006 से इम्प्लीमेंट करूँगा। और उस पर आपका केस हुआ और फाइनली इंडिया के अगेंस्ट वो वर्डिक्ट गया और वोडाफोन केस में भी हारी इंडिया और कैन इंडिया केस में भी हारी। तो ये क्या है, एक तरह से सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट को मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है हम कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि कंपनीज विल बी वेरी फियरफुल हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले कि मान लो चलो आज तो हमने कोई डील कर ली इनके लॉज मान करके, ठीक है, हमने लॉज को ट्वीक किया, बट स्टिल वी विल बी एट स्टेक इन फ्यूचर, है ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लॉज को ट्वीक करने के लिए भी उनको कुछ पैसा डालना पड़ता है, ठीक है। केमन आइलैंड में जो उन्होंने फेक कंपनीज बनाई तो वो फ्री में नहीं बनी होंगी, ठीक है। चलो अब परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करें तो नॉलेज आउटपुट, इसके अलावा नॉलेज डिफ्यूजन, तो दोनों ही तरीकों से परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को जज किया जाएगा, ठीक है। द स्टेट्स हैव बीन बाइफर्केटेड इनटू 3 कैटेगरीज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
3 कैटेगरीज में बांटा गया, ध्यान रखना 3 कैटेगरीज में, ठीक है, कितनी 3 कैटेगरीज में, ठीक है। हर जगह अलग अलग तरीके से बाइफर्केशन होता है। तो इंडेक्स के बारे में कई बार इन डिटेल क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार केवल और केवल इतना ही पूछते हैं कि ये इंडेक्स किसने रिलीज किया है, ठीक है। तो दोनों तरह के सवाल आते हैं। जब इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है तो कई बार डिटेल में घुस जाते हैं और कई बार आपका बहुत ओवरव्यू से काम चल जाता है हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इनेबलर एज वेल एज परफॉर्मेंस दोनों को क्राइटेरिया लेके चला गया है, ठीक है। बाकी आप आई होप सो कि अब समझ एक बार पढ़ लिया है तो अपने आप जज कर लोगे कि इनमें से कौन सा इनेबलर है और कौन सा परफॉर्मेंस पैरामीटर है, ठीक है। अब देखो इनोवेशन रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, पहला जो कैटेगरी है दैट इज अबाउट मेजर स्टेट्स, बड़े बड़े स्टेट्स में क्या हाल है। तो वहां पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है आपका कर्नाटका ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कौन जाना जाता है, बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में। तो अपने आप आपको समझ में आ जाना चाहिए सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कहाँ पे, बैंगलोर में है। तो कर्नाटका विल बी हैविंग हाईएस्ट इनोवेशन इंसिडेंसेस, ठीक है। इनोवेशन का लेवल वहां बहुत हाई रहेगा कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका से ही चिपका हुआ जो दूसरा इंडस्ट्रियल स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र, जरा सा ऊपर उसके, ठीक है। और तीसरा तमिलनाडु। तो तीनों साउथ के ही स्टेट्स हैं जो कि टॉप पे हैं, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना, ठीक है, केरला देख सकते हैं। फिर 6वें नंबर पे नॉर्थ से हरियाणा आता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कभी कुछ पूछा जाएगा, बहुत वर्स्ट केस की केस में बता रहा हूं कि इतना पूछा जा सकता है। आप बस टॉप स्टेट का नाम याद रखें, स्पेसिफिकली फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। प्रीलिम्स में रिलेटिवली कम चांसेस हैं। प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है 3 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये चीज पूछी जा सकती है। जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे टॉप पे किसने किया है, टॉप हिमाचल प्रदेश ने। ध्यान रखना सबसे ज्यादा अच्छा किसने परफॉर्म किया है, हिमाचल प्रदेश ने। दूसरा आपका उत्तराखंड ने, ठीक है। उत्तराखंड भी अपनी मेडिसिन के लिए जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश भी अपनी मेडिसिन कल्चर के लिए जाना जाता है। तो फार्मेसी में बहुत सारे हमारे इंडिया में मतलब इनोवेशन चल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो इसीलिए दोनों के दोनों टॉप पे आए हैं, ठीक है। इसके बाद आप आइए यूटी की बात करें, यूटी एंड सिटी स्टेट्स। तो ध्यान रखना यूनियन टेरिटरी की जब मैं बात करूंगा तो दिल्ली एंड देन चंडीगढ़, ठीक है। बाकी सब तो रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट है, रिलेटिवली बोल रहा हूं, अभी भी किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि मतलब गोवा इज नोन फॉर टूरिज्म, ठीक है। तो दिल्ली में एक स्कोप बचता है और चंडीगढ़ में रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्कोप बचता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी उसी हिसाब से हैं। IIT दिल्ली आप देखिए, ठीक है। और चंडीगढ़ में भी शुरुआत से ही बिजनेस कल्चर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अच्छा इनोवेशन का कल्चर है, ठीक है। चलिए जी, जब ये समझ में आ गया तो अब सबसे पहले देखते हैं इसकी जेनेसिस कहाँ से हुई, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसका ट्रेंड क्या रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा यूपीएससी ने पूछा है ट्रेंड क्या रहा है, मतलब कि इंडियाज रैंक ऑन दिस इंडेक्स हैज डिक्लाइंड रैपिडली या फिर इंप्रूव्ड इन फार बेटर वे, है ना। डिक्लाइन का मतलब होता है रैंक नीचे गिरना, नीचे गिरने का मतलब 81 थी सपोज करो तो आज की डेट में 100 हो गई, तो ये हो गया रैंक गिर गई, ठीक है, रैंक हैज डिक्लाइंड, ठीक है। इंप्रूव्ड का मतलब क्या होगा, 81 से हम 48 पे पहुंच गए और ये इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ध्यान रखना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की जो रैंक आई है दैट इज 48 इन 2020, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। और वी हैव कॉन्सिस्टेंटली इंप्रूव्ड आवर रैंक, ठीक है, हमने बहुत कंसिस्टेंट तरीके से अपनी रैंक इंप्रूव की है, ठीक है। India's innovation rank jumps from 81 to 48 in the world in just 5 years। तो ध्यान रखना 5 सालों में हमने अपना इनोवेशन कल्चर बहुत इंप्रूव किया है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे अब स्टार्टअप कल्चर भी रिलेटिवली बेटर हो रहा है। ये बात और है कि कुछ सर्टेन स्टेप्स थे गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन सडनली आया, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छोटे MSME थे उनकी कमर टूटी, जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो कुछ हद तक उनके कारण कमर टूटी। फिर उसके बाद आपके और भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जहाँ पे नुकसान हुआ है, डेफिनेटली नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा लॉस तो आपका कोरोना पैंडेमिक ने किया है डेफिनेटली, ठीक है। जो लॉकडाउन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है हर तरह की इंडस्ट्री को, ठीक है। तो डेफिनेटली आप पार्शियली ब्लेम कर सकते हो डिमोनेटाइजेशन को बट नॉट फुल्ली, ठीक है। आप देखिएगा इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़िएगा, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू लेसर इन्वेस्टमेंट इन बिफोर 2012, जो पहले इसके पहले जो सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आया था, तो वहां से हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी इंडस्ट्रीज में वो कम होना चालू हुई थी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी देर के बाद आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का वो लेक्चर पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आई विल मतलब वो बाद में किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे, GII 2020, ठीक है। इंडिया रैंक्स 48 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। अब इसको रिलीज कौन कौन करता है, तो ध्यान दो, वीपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड। दोस्तों ध्यान रखना है ये 3 यूनिवर्सिटीज मिलकर के 130 से ज्यादा देशों को रैंक करती हैं। कितने, 130 से भी ज्यादा देशों को
रैंक करती हैं, ठीक है। और इंडिया सेंट्रल एंड साउथ एशियन कंट्रीज में टॉप पे है। ये बहुत अच्छी बात है, हम बहुत कम ही जगह पे एकदम टॉप पे रहते हैं, ठीक है, जिनमें से एक हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम टॉप पे हैं, ठीक है। and is a new entrant to top 3 innovation economies among the lower middle income group nations with Vietnam and Ukraine। तो ध्यान रखना, टॉप 3 इकोनॉमीज में भी हम पहुंच गए हैं जिनका जो इनकम है वो लोअर मिडिल सेगमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आज की डेट में इनोवेशन है दैट इज समवॉट लाइक वियतनाम एंड यूक्रेन, ठीक है। और ये अच्छी बात है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया स्पेंड्स अराउंड 0.7% ऑफ जीडीपी। तो ध्यान रखना, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इस पे पूछे जाने चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप कहीं भी ये डेटा कोट कर सकते हो स्पेसिफिकली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज मच लोअर देन टॉप स्पेंडर्स सच एज इजराइल, जहां 4.95% ये लोग स्पेंड करते हैं। दोस्तों, उसके बिना इजराइल का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि देयर फाउंडर took 200 years to guide them to such a place in Middle East where no oil was there, no oil was found। कोई ऑयल वहाँ मिला ही नहीं, ठीक है। आजू बाजू के देशों में ऑयल है, उनके पास ऑयल नहीं है, तो उनको किस पे रिलाई करना पड़ेगा? होल सोल उनको इनोवेशन पे रिलाई करना पड़ेगा। दैट इज वाई दे आर बेस्ट इन एग्रीकल्चर, दे आर बेस्ट इन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, बेस्ट इन डिफेंस। सर्वाइवल क्राइसिस है क्योंकि, है ना, तो इंडिया के सामने भी ये सर्वाइवल क्राइसिस बन सकता है, क्योंकि आप देखिए लगातार ड्रोन हमले से लेके बहुत कुछ पाकिस्तान आज के कर रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी अभी रिसेंटली एक एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है ना, तो एयरफोर्स का वो एयरपोर्ट था जहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स डॉक्ड थे, उसके बहुत पास में अटैक हुआ है, ठीक है। तो अब इंडिया के लिए भी ये सर्वाइवल क्राइसिस धीरे धीरे बन सकता है, ठीक है। तो जब तक हम सर्वाइवल क्राइसिस बना करके किसी चीज़ को काम नहीं करते कि सर्वाइवल स्टेक पे है, तब तक बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर आप देखिए साउथ कोरिया, स्वीडन एंड जापान, ठीक है। तो इन सब से हमारा जो स्पेंडिंग है वो बहुत कम है, ठीक है, और हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है फॉर सस्टेनेबल एंड फास्टर ग्रोथ, ठीक है। रियल में अगर ग्रोथ चाहिए तो इसको हमें करना जरूरी है। इंडिया हैज़ मच लोअर शेयर ऑफ रिसर्चर्स पर मिलियन इनहैबिटेंट्स, 252, सोचो इतना कम है ना। 1 मिलियन लोग में मात्र 253 पर्सन्स, आपके 1 मिलियन मतलब आपका मोटा मोटी 10 लाख हो गया, सोच लो, रिसर्चर्स हैं, मात्र 253, कितना पुअर रेशियो है, ठीक है। डेनमार्क में यही चीज़ देखो, छोटे सा देश है, 8065 है, और साउथ कोरिया में 7980 है ना। तो हमारे यहाँ पीएचडी कल्चर एक बहुत मतलब निगेटिव टोन में ले जाता है, जिसके पास कोई काम नहीं बचता वो पीएचडी करने जाता है, ठीक है। ये बहुत गलत स्पिरिट है, जो गवर्नमेंट के देगी वही मतलब सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, ये कल्चर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, हमें अपने रिसर्चर्स को बेटर पे ऑफ करना पड़ेगा, और इफ़ पॉसिबल इंडस्ट्रियल रेट्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट भी ले रही है, धीरे धीरे उसको भी रियलाइजेशन हो रहा है। स्टिल कई सारे फील्ड्स में ज़रूरी है इसको लेके आना। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप देखिए तो आईआईटीज़ को बहुत आराम से फिर भी मिल जाता है, ठीक है। आईआईटी हो गया, आईएससी हो गया, फिर आपके इसरो हो गया, इन सबको बहुत आराम से फंड मिल जाते हैं। इसरो हो गया, बार्क हो गया, ठीक है। लेकिन उन ग्रेजुएट्स का क्या, उन पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्टूडेंट्स का क्या जो कि एग्रीकल्चर साइंसेज में रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिलेटिवली थोड़े छोटे कॉलेजेस से हैं। यूजीसी वहाँ ग्रांट देता है बट दैट इज़ नॉमिनल, ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, गिन के 1 या 2 को, बहुत सारी मशक्क़तों के बाद, है ना। तो ये एक डायकोटॉमी है जो कि इंडिया को सुधारने की ज़रूरत है ना। और डेफिनेटली वो कैसे पॉसिबल है? 0.7% जीडीपी से अपना स्पेंडिंग बढ़ा करके, ठीक है। अब देखो इस इंडेक्स में क्या क्या पता चला है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। इंडियाज इनोवेशन कैपेबिलिटीज आर मेयरली कैरिड बाय इट्स सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल व्हाइल इन्वेस्टमेंट स्कोर्स द लोएस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट के कारण हमारा इनोवेशन कैपेबिलिटीज है ये अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे हमें ज़्यादा काम करने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपका ह्यूमन कैपिटल की बात है कि देखो मैंने एग्जाम्पल जो दिया था आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, दैट वाज फॉर बिग फर्म्स, ठीक है, इनोवेशन के लिए नहीं था, छोटी कंपनीज के लिए। आज की डेट में हम बहुत सारे सपोर्ट स्कीम्स चला रहे हैं। प्रॉब्लम जो आ रही है इस रिपोर्ट के हिसाब से, ध्यान रखना, इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या प्रॉब्लम आ रही है? इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टमेंट। जो भी अच्छा रिसोर्स है, जो भी ब्राइट ब्रेन है हमारे इंडिया का, वो सोचता है यार जर्मनी जाके बैठ जाता हूँ, यूएस जाके बैठ जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है वो गद्दारी कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं। रीज़न इज़ कि यहाँ उनको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो अपना उस हिसाब से काम कर पाएँ, ठीक है। और हर चीज़ आप ग्राउंड जीरो से क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे कोई मशीन चाहिए, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो उसके लिए मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे, और उस पैसे को कमाने के लिए मुझे इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरेन जाना पड़ेगा, उसमें मैं काम करूंगा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करूंगा, फिर फ्यूचर में हो सकता है वापस आऊं तो आ जाऊं, है ना। बट तब तक मुझे इतनी आदत लग चुकी होती है कि शायद मैं वापस नहीं आना चाहता। और ऐसी बात भी नहीं है, एनआरआईज बहुत ज़्यादा वापस आ रहे हैं। इंडिया में रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, ठीक है। वी कॉम्पीट विथ चाइना एट मतलब फॉर दैट। तो डेफिनेटली यार ऐसी बात नहीं है वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, दे टू आर कंट्रीब्यूटिंग, बट हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि ये जो ब्रेन ड्रेन वाली प्रोसेस है ये रुके। और वो कैसे होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगा। इन्वेस्टमेंट हमें बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और इन सब चीज़ें हैं, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन सबको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। उन पे हम लोग कैपिटल गेन्स टैक्स लगा देते हैं कई बार, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें एड्रेस करनी पड़ेंगी। सम चैलेंजेस टू इनोवेशन इंक्लूड डिफिशियंसी इन नॉलेज वर्कर्स, द नॉलेज लो एक्सपेंडिचर इन R&D, हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एंड लैक ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जो मैंने सेम बात कही वही चीज़ यहाँ रिपीट की गई है कि आप देखिए 250 के करीब 253 आउट ऑफ 10 लाख रिसर्चर्स हैं हमारे यहाँ, है ना। 253 हमारे यहाँ रिसर्चर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नॉलेज वर्कर्स की तो वैसे ही कमी है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा R&D में भी हम कम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फिर एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब में भी हमारा कम इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ा चीज़ कि वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को हम इतना तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेट सी बात है इनोवेशन प्रॉब्लम में आएगा। इनोवेशन स्कोर्स ऑल्सो शो ए पॉजिटिव कोरिलेशन विथ GSDP। दोस्तों ध्यान रखना, जिस स्टेट का जितना ज़्यादा GSDP है, ठीक है, जितना ज़्यादा GSDP है वहाँ पे इनोवेशन उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। अब ये क्यों है, ये तो बहुत जेन्युइन सी चीज़ है दोस्तों। जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, ठीक है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ कम होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ कम होती हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे बेटर कर सकते हैं, हम अपना खुद का स्टार्टअप कैसे खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि यूपी बिहार में आज भी किसका क्रेज़ है कि भैया सरकारी नौकरी चाहिए हमें, है ना। जबकि जो साउदर्न स्टेट्स हैं, बंगाल है, वहाँ ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी पीछे तो भागते हैं, लेकिन फिर भी रिसर्च और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ 12वीं पास यूपी बिहार में अगर हो गया बंदा और सरकारी नौकरी कर रहा है तो ही इज़ किंग, ठीक है, मतलब चौड़ में घूमता है बंदा। बट साउदर्न स्टेट्स में नहीं, ठीक है, दे गिव इक्वल वेटेज टू स्टडीज़, हायर स्टडीज़, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो, ज़्यादा लोगों को ऐसे वेटेज देते हो, तो फिर इनोवेशन होना ही होना है, ठीक है। इन द केस ऑफ लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, मेजर डिफिशियंसी इन इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैन बी एक्रूड टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉलेज वर्कर्स एंड एन एडिक्वेट बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ क्या है, जहाँ पे भी लो डिफिशियंसी आई है इनोवेशन में किसी भी स्टेट में, तो वहाँ तीन चीज़ें क्या देखने को मिली है। पहला तो सबसे पहला इनोवेशन कमज़ोर था, नॉलेज वर्कर्स की कमी थी, और तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट खराब था, ठीक है। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इन सब की बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए, ओवरऑल इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस की पिलर्स सच एज नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड नॉलेज आउटपुट। आई होप ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए, वेयर द परफॉर्मेंस आर डूइंग बेटर देन अदर्स, तो जहाँ पे भी परफॉर्मर्स बेटर कर रहे हैं दूसरों की तुलना में, तो वहाँ क्या अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्नाटका को उठाओ, सबसे पहले कर्नाटका को उठाओ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल डील्स। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वहाँ स्टार्टअप कल्चर ऑलरेडी बन चुका है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी बहुत एश्योर्ड रहते हैं और वहाँ पे पैसा डालने से घबराते नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा रजिस्टर्ड GIs, ठीक है, और इसके अलावा ICT एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स एंड ICT एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं यहाँ से, और इस कारण से भी कर्नाटका ज़्यादा बेटर तरीके से कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाई FDI इनफ्लो, ठीक है, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, और बैंगलोर और बाकी के आजू बाजू के स्टेट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आपका कई बार ये मतलब देखा गया है कि FDI फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, FDI का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और GI क्यों है, क्योंकि आप देखिए वहाँ प्लांटेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लांटेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस कारण से आपका फिर ये भी बेटर हो जाता है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश किसमें बेटर था आपका, इट वॉज बेटर इन हिली स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज वर्कर, हाई अमाउंट ऑफ नॉलेज वर्कर्स, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स एटसेट्रा। ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था यहाँ फार्मेसी का बहुत बड़ा बेस है, और कहीं ना कहीं यहाँ नॉलेज वर्कर्स भी अच्छे हैं, ठीक है। बाहर से इमिग्रेंट्स हों चाहे लोकल हों, ठीक है, दोनों ने अच्छे से पढ़ाई की है,
और साथ ही साथ अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, और इस कारण से यहाँ नॉलेज वर्कर्स मच बेटर हैं। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली का दोस्तों कल्चर ही अलग है, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा इनेबलर है। तो दिल्ली में बेस्ट चीज़ क्या है, इंटरनेट, ध्यान रखना। तो ये तीनों चीज़ें आप चाहो तो किसी भी इनोवेशन से रिलेटेड, चाहे ऐसे हो, चाहे जीएस पेपर 1 हो, चाहे जीएस पेपर 2 या 3, जो भी आप चाहो हर जगह पे लिख सकते हो। ठीक है, रीजन इज, देखो आप बोलोगे कैसे, सोसाइटी का अगर आप सवाल दे रहे हो, ठीक है, डिजिटल डिवाइड है ना, डिजिटल डिवाइड का आप एग्जांपल दे सकते हो कि इन दिल्ली इट इज सीन दैट इट इज रिपोर्टेड बाय इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दैट दिल्ली हैज हाईएस्ट वन ऑफ द मतलब ग्रेटेस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन ड्यू टू दैट इनोवेशन इज हाई। ठीक है, पहला पेपर हो गया। दूसरा पॉलिटी में आप एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो भी सवाल आएगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी कोट करना हो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, गवर्नेंस का जो पार्ट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वहाँ पे आप बहुत आराम से इसको मतलब इंपॉर्टेंस को समझा सकते हो कि भाई डिजिटल पेनिट्रेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, इनोवेशन बढ़ाना है, गांव देहात में भी एजुकेशन का स्तर बेटर करना है, तो यू शुड प्रमोट द स्कीम्स लाइक भारत नेट एंड ऑल दोज। ठीक है, तीसरा जो है आपका देखो जीएस पेपर 3 का तो हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक तो है ही साथ साथ, है ना, तो इस तरह से आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हो, ऐसे में भी लेके जा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस होता है इन फैक्ट्स का, जिसको आप यूज कर सकते हो, वे फॉरवर्ड के तौर पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अंडरलाइंग इश्यूज की बात कर लें तो नेशनल लेवल पे हैं कुछ और कुछ स्टेट लेवल पे हैं। नेशनल लेवल की बात करूं तो रीजनल इम्बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च हर जगह पे एक जैसी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, एमपी में आप कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं ढूंढ पाओगे, या छत्तीसगढ़ में या फिर झारखंड में उस लेवल पे जैसा कि आपको साउदर्न स्टेट्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको देखिए कर्नाटका में, तमिलनाडु में, रिलेटिवली दिल्ली में रिलेटिवली बेटर इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। तो इन सब एरियाज में जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पे आप खुद नोटिस करोगे कि वहाँ पे कोई मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। तो रीजनल इम्बैलेंस इज ऑलवेज देयर। ठीक है, इसके अलावा देखिए लैक ऑफ इंक्यूबेटर सेंटर। दोस्तों इंक्यूबेटर सेंटर मैं पहले ही बताया था, इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं दे आर लाइक हैंड होल्डिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। हैंड होल्डिंग का मतलब क्या है, देखो मैं जैसे सपोज करो ये कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है, ऑल्दो मतलब डेफिनेटली हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, तो सपोज करो मुझे अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, या आपको ही अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, सपोज करो जेरोक्स मशीन की शॉप लेके आनी है। ठीक है, तो देखो एक चीज होता है कि आपको जेरोक्स निकालना आता है। ठीक है, जेरोक्स निकालना आपको प्रॉपरली आता है, लेकिन उसको क्या ब्रांडाइज कर पा रहे हो, क्या उसको मार्केट कर पा रहे हो। ठीक है, उसके पीछे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बेटर करने के लिए क्या वो आप कर पा रहे हो, है ना। प्लस इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, इन सब चीज के लिए इन्वेस्टर भी आपको ढूंढना है ना। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल सकती है, इंक्यूबेशन सेंटर में, जिनका स्पेशलाइजेशन ही इन्हीं चीजों में होता है कि कैसे एक बच्चे को, मतलब एक बच्चा सा जो आपका आइडिया है उसको ग्रो करवा के एक बिलियनियर यूनिकॉर्न कंपनी बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपका एक असाइनमेंट है, यूनिकॉर्न in terms of entrepreneurship refers to which type of company। ठीक है, किस टाइप की कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये चीज आप बताइएगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दूं तो एक तरह से ऐसा समझ लो जैसे फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक आज की डेट में जो फेसबुक है वो शायद वो नहीं रहता अगर आपके मार्क जुकरबर्ग को शीन पाकर नहीं मिला होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई ना कोई आपको हैंड होल्ड करे, आपको गाइड करे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लाने में, प्रॉपर डिसीजंस लेने में, और साथ ही साथ अपने आप को ब्रांड करके अपनी मार्केटिंग करने में। तो एक पर्सन हर चीज़ नहीं कर सकता, और ये काम मतलब बेटर करने के लिए, आपको प्रॉपरली गाइड करने के लिए प्रोफेशनली एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आपका यंग बिजनेसेस एंड इनोवेशन वेंचर्स को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में इंक्यूबेशन सेंटर्स आज की डेट में रिलेटिवली कम है। हर स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जितने से जितने हो सके इंक्यूबेशन सेंटर्स सेटअप किए जा सकें, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्यूबेशन सेंटर्स आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटीज में, आईएम्स में। ठीक है, और इस तरह के जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपके इंक्यूबेशन सेंटर आज की डेट में आपको जरूर मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर आई फील इन इंडिया इज, आई एम रियली सेइंग कि बिकॉज मेरे पास डेटा इनफ नहीं है, ठीक है, दैट इज IIT मद्रास। इसका इंक्यूबेशन सेंटर इज रियली ऑसम, और यहाँ से बहुत सारे इनोवेशन के स्टोरीज और स्टार्टअप्स की स्टोरीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम।
ठीक है। आई मे बी रॉन्ग एज पर डेटा, बट स्टिल आई फील IIT मद्रास का आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। चलो, लिमिटेड ग्रास रूट इनोवेशंस अक्रॉस नेशन इज मेजर कंसर्न। ऑब्वियस ही बात है कि ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन को हम कई बार पेटेंट भी नहीं करवाते हैं, उस पर हम आगे नहीं काम करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप सभी को पता है, आप सभी ने बारातों में पत्तल में खाना खाया है, राइट। और सोचो उसी पत्तल को लोगों ने थोड़ा सा स्टिचिंग करके प्रॉपर तरीका शेप दे करके पेटेंट करा लिया आपका साउथ ईस्टर्न एशिया कंट्री में, ठीक है। तो उस पर उनको पेटेंट मिल गया, उस पर उन्होंने कंपनी डाल ली, है ना। तो ये चीज़ जो है, ये एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो कि हमें आजू बाजू से देख करके आएगी, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को लेकर के, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन पे भी काम करने की जरूरत है। आप अपने आजू बाजू में देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके नोटिस कीजिए और उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है, बेटर तरीके से, बेटर लेवल पे, एक फॉर्मल वे में, ठीक है। लैक ऑफ स्टेट स्पेसिफिक इनोवेशन सेल, तो ध्यान रखना स्टेट स्पेसिफिक इनोवेशन सेल की क्यों जरूरत है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि इकोनॉमी हमेशा क्या होता है, ऑप्टिमम रिसोर्स की बात करती है, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन की बात करती है। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँ कि अगर आपको अभी तक हींग उगाना था, आज तक हमारे यहाँ पे हींग नहीं उगती थी, तो क्या हम हर एक स्टेट में हींग ही उगाते फिरें क्या? जो एप्पल की क्वालिटी आपको जम्मू कश्मीर में मिल सकती है, वो आपको हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या आपको जितने भी सेब हैं वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अंधाधुंध लगाने चाहिए? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट स्पेसिफिक इनोवेशन सेल की बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज के हिसाब से क्या चीज़ फ्लोरिश कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। लैक ऑफ स्टेट लेवल एंगेजमेंट टू शोकेस बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ऑब्वियस ही बात है, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो दोस्तों मैंने भी आपको बताई। देखिए जैसे यहाँ दिल्ली का, हिमाचल प्रदेश का, कर्नाटका का, तीनों की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ्स है ना। तो आप उस हिसाब से आप लिख सकते हो इसको, है ना। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की जरूरत है, एग्जाम्प्लीफाई करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो सजेशंस क्या क्या दिए हैं दोस्तों, हर रिपोर्ट सजेशन देके जाती है और ये आपका वे फॉरवर्ड होता है किसी भी मेंस के क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो नेशनल लेवल पे सजेशन क्या दिया है, पहला बोला है इन्होंने कि टैक्स इंसेंटिव दो, लो इंटरेस्ट लोन्स दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके अलावा प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट फॉर टॉप R&D इंटेंसिव डोमेस्टिक फर्म इन टारगेटेड एरियाज, कुछ टारगेटेड एरियाज फिक्स करो और वहाँ पे जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, R&D इंटेंसिव इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक फर्म है, ठीक है, उसके लिए प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था करो कि बहुत आराम से उसको जो भी सामान चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट R&D ग्रांट्स टू कंपनीज, तो कंपनीज को डायरेक्ट ग्रांट दो रादर देन गिविंग इट टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को देने के, देखो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को देने के कारण क्या होता है, इंडिया में एक डिवाइड देखा गया है एकेडमिक्स में एक टाइम तक, मैं अभी भी बोल रहा हूँ एक टाइम तक, ठीक है। टेंडेंसी ये थी कि हूसोएवर फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में स्पेसिफिकली बोलूँगा कि हूसोएवर मेक्स टाइज, ठीक है, विथ बिजनेसेस इज मनी माइंडेड पर्सन, ठीक है। तो उसको टैग दे दिया जाता था कि ही इज़ वेरी मनी माइंडेड पर्सन एंड इट इज़ वेरी बैड, रिसर्च इज़ नॉट फॉर दोज हु अर्न टू अर्न मनी एंड इट इज़ फॉर सेक्रीफाइस एंड ऑल दोज, मतलब वो जो मेंटालिटी थी ना ऋषि मुनि वाली, वो चली आ रही थी, है ना। तो ये चीज़ अब चेंज करने की जरूरत है, आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड और कहते हैं एप्लीकेबल, जो मतलब ऐसे रिसर्च की जरूरत है जो कि अप्लाई हो सकता हो डे टू डे लाइफ में। लैब में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फील्ड पे जब जाता है तो वो फेल हो जाता है, क्यों ऐसा, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाओ एग्रीकल्चर के, ठीक है। और इसीलिए आपको जरूरी है कि आप कंपनीज को ग्रांट दो रादर देन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। और वो ग्रांट किस लिए होना चाहिए, ताकि वो अपनी R&D में स्पेंड कर सकें थ्रू टाइप्स टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होगा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनेगी एंड प्राइवेट सेक्टर इज नोन फॉर इफिशियंसी। गवर्नमेंट वो इफिशियंसी अचीव नहीं करवा पा रही है, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप से करवा लेंगे वो चीज़, ठीक है। टू कॉमर्शियलाइज इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स, और ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बहुत वॉर स्केल पे चल रहा है, मस्ट से दैट, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपको कहती हैं कि आपको इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना जरूरी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाओ और ले जाओ, ठीक है। चलो, a tier-based incubator system involving outcome-oriented सस्टेनेबल इंक्यूबेटर मॉडल, ठीक है। तो टीयर बेस्ड इंक्यूबेटर इकोसिस्टम भी डेवलप करने की जरूरत है। इंक्यूबेशन सेंटर का काम मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ध्यान रखो यहाँ पे कि आउटकम ओरिएंटेड सस्टेनेबल इंक्यूबेटर मॉडल की आपको जरूरत पड़ेगी। थ्रू सक्सेसफुल आउटरीच प्रोग्राम्स एंड लॉन्चिंग अ डेडिकेटेड स्केल अप फंड, द वैल्यू चेन ऑफ ग्रास रूट लेवल इनोवेशन कैन बी रिवाइव्ड। तो ध्यान रखना कि अगर आप आउटरीच प्रोग्राम प्रॉपरली कर पाओ तो फिर डेफिनेटली आप ग्रास रूट लेवल इनोवेशन को बढ़ा सकते हो,
ठीक है। चलो अब स्टेट की बात करें तो स्टेट के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है। स्पेशल गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड सच एज इनोवेशन सेल्स, ईजी तेलंगाना established its innovation cell in 2017। ध्यान रखना, तेलंगाना ने सेटअप किया है अपना खुद का इनोवेशन सेल 2017 में, प्लीज इसका ध्यान रखेंगे। और आज की डेट में इसकी रैंक 4th है, राइट। ये देखिए यहाँ 4th है ना। तो चारों स्टेट्स टॉप के, 5 स्टेट्स रादर, है ना। ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या है, साउथ के हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है दोस्तों, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, रिलेटिवली ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, टू प्रमोट पीयर टू पीयर लर्निंग अ प्लेटफॉर्म मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू अलाउ शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, फोकस ऑन स्टेट इनोवेशन पॉलिसीज। तो इस पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है और आज की डेट में ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स अपने अपने इनोवेशन पॉलिसीज लेके आ रही हैं, ठीक है। चलो अब बात आ गई सवाल की, ठीक है, लेक्चर ही समाप्त होता है और अब आ गया सवाल पे बात, ठीक है। आई होप अब तक आपको जवाब मिल गया हो, लेकिन अभी भी जवाब ना मिला हो तो आप खुद से सोचो, ठीक है, सोच के देखो एक बार। इट यूजेज ओनली परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फॉर गिविंग रैंक टू स्टेट्स। दोस्तों हमने एक जनरल रूल माना है कि जहां भी ओनली आ गया, ठीक है, इन जनरल मैं बोल रहा हूं 70% केसेस में एक्सेप्ट फॉर पॉलिटी का क्वेश्चन हो तो, ठीक है, 70% क्वेश्चंस में वो स्टेटमेंट गलत होता है। 70% बोल रहा हूं, 30% चांसेस है अभी भी हैं कि वो सही हो सकता है, ठीक है। यूपीएससी का मूड पलट जाए तो नहीं जानता मैं, तो इसको ऐसा ब्रह्म वाक्य मत मान लेना, लेकिन कुछ नहीं आता और मारना ही मारना है तुक्का, तो फिर तो करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना 85+ क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करके ही आओगे ना, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं, हर टॉपर ने फॉलो किए हैं कहीं ना कहीं और इसीलिए आज सक्सेसफुल भी है, ठीक है। तो ये जो दूसरा है ये गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि केवल और केवल परफॉर्मेंस बेसिस पे आप चीज़ों को जज नहीं कर सकते ना, ठीक है। अगर मतलब ऐसा समझ लो कि इट वुड बी लाइक कि मैं बोलूँ कि आपका IAS नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, तो क्योंकि मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो आपने हो सकता है बहुत मेहनत की हो सकता है उसके 2 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो गई हो, तो वो सब मैटर नहीं करेगा ना फिर तो, है ना। तो आप सही तरीके से अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हो, तो किसी भी चीज़ को जज करने के लिए इनेबलर भी चाहिए और साथ साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को ही देखा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, इनोवेशन स्कोर सो अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद GSDP। दोस्तों ये बहुत ऑब्वियस और जनरल स्टेटमेंट भी लगता है, क्यों, क्योंकि देखो जो देश जितना रईस होगा, इन जनरल देखना, जो देश जितना रईस है उतना ज़्यादा वहाँ इनोवेशन है। इजराइल इज अ रिलेटिवली रिच कंट्री, पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो, GDP की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एज अ होल GDP पर पर्सन या नेशनल इनकम पर पर्सन जो कह लो, अगर वैसे देखोगे तो आपको इजराइल विल बी फार बेटर देन इंडिया, ठीक है। तो वहां देखो ऑब्वियस ही बात है, इनोवेशन बेटर है। यूएस का देख लो, यूएस इज अ रिच कंट्री, वहां इनोवेशन बेटर है। यूरोपियन कंट्रीज को देख लो, वहां इनोवेशन बेटर है। तो ये तो बहुत जनरल सी बात है कि जो भी स्टेट ज़्यादा कमाएगा वहां पर इनोवेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो ये अपने आप सही हो जाता है। तीसरा गलत हुआ तो ये गया, मतलब तीसरा सही हुआ तो ये गया और साथ साथ ए सही है। पहला वाला आपको पता है, आपको मतलब कि पहला वाला हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो भी ये बॉडी का नाम देते हैं कि ये रिलीज करती है, कई बार ये गलत होता है, कई बार गलत होता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब एक्यूरेसी समझ लो 60% एक्यूरेसी है, ठीक है, 70 भी नहीं है, 60% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो बिल्कुल आई होप ये डूएबल था, ठीक है, विदाउट नोइंग एनीथिंग। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ 85+ अगर आप मॉक टेस्ट में कम सॉल्व कर रहे हो तो स्टार्ट सॉल्विंग मोर देन 85+। ट्राई टू गो फॉर 90 इज ऑप्टिमम, ठीक है। 85 से 90 के बीच में जाओ और जरूर करो, ठीक है। इवन टॉपर भी होता है, वो भी नियर अबाउट 20 to 40 क्वेश्चन एट मैक्स जानता है। अगर 40 क्वेश्चन जानते हो यार, तब तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, कुछ कह लो, ठीक है। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 50 प्रोबेबिलिटी भी हो गई तो खुशी हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो 50 एलिमिनेट करके ही बनते हैं। ध्यान रखना, एलिमिनेशन टेक्निक समझना जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, उस पर डिस्कशन देता हूँ, ठीक है।